ठीक है, तो इन जनरल हम क्वेश्चंस के हिसाब से, लास्ट ईयर पेपर्स के हिसाब से डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को डील करते थे, पढ़ाते थे। तो इस बार हमने सोचा कि तुम लोग को डिसीजन मेकिंग की बेसिक थ्योरी ही बता दूं, कुछ कुछ जो बेसिकली थोड़ा समझदार लोगों का एक्सरसाइज है ना, बट स्टिल आई होप कि तुम लोग इसको समझ लोगे। सो देर आर मल्टीपल अप्रोच फॉर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि दो ही अप्रोच है, दिल से दिमाग से। तो ये आम आदमी वाली बात हो गई, है ना। जब डिसीजन मेकिंग हम करते हैं तो ऑफ कोर्स ये दिल और दिमाग दोनों को हम यूज करते हैं, है ना। बट देयर इज ऑलवेज अ वे और टाइप ऑफ थिंकिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। सो कई जगह पे आपको पता भी नहीं चलता, बट यू हैव यूज्ड वन ऑफ द अप्रोच टू मेक डिसीजन। और कई जगह पे सिंस यू हैव नॉट यूज्ड एनी अप्रोच टू मेक डिसीजन, तो वो डिसीजन आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक तरीका बताता हूँ मैं डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहला अप्रोच टू मेक डिसीजन है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे। तुम लोग में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है? यस सर, 12th में यस पढ़ा सर। था। तो बताओ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सेक्रीफाइस करके किसी कॉस्ट को देना, नहीं, कोई चीज को सेक्रीफाइस करके। सर हम लोगों को वो गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल देके समझाया था। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। सर कोई अपॉर्चुनिटी लेने का आई मीन कॉस्ट कितना होगा उसका सम, आई मीन कौन बोल रहा है? ऑल्टरनेटिव कॉस्ट बिल्कुल गलत है। देखो, एक तो सर याद मेरा रखो। तो सही है। अरे चुप हो जाओ, मेरी बात बिना सुने अपने आप को सही मत करो, ठीक है। अब ये जो हम Sir, तुम लोग giving up one thing at the cost of other. किसी का Giving up one thing or a object at the cost of other object. ठीक है, मतलब ये सब बोलने के लैंग्वेज है जो इकोनॉमिक्स जैसे समझाता है ना, वो समझो। मतलब ये बड़े लोगों का डेफिनेशन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं पहले तो ये समझो कि दिस कॉस्ट इज नॉट अ कॉस्ट बेसिकली, है ना। जैसे जैसे कई बार कॉस्ट का यूज हम कॉस्ट की तरह करते हैं, बट ये कॉस्ट की तरह होता नहीं है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मतलब इसको एक लाइन में डिफाइन करूं, तो ये कॉस्ट नहीं है, बेसिकली बेनिफिट है। बेनिफिट बाय सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कोई पूछे ना कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो सीधा सीधा ये लाइन में जवाब देना, है ना। आई टेल यू, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मैथमेटिकल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कैन मतलब इज अ मेजरेबल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग डिफाइन कर रहे थे, वहां पे मेजर करना वुड बी वेरी टफ। तो जैसे अब कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, एग्जांपल वाइज कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे मान लो कि लेट से वन ऑफ यू, मतलब कोई एक स्टूडेंट के ऐसे सिचुएशन है कि वो ऑप्शन ए, ठीक है, मैं ऐसे ऐसा ऐसा भी सिचुएशन ले रहा हूँ जिसमें डायरेक्ट, जिसका रिटर्न जो है मॉनेटरी टर्म में केवल नहीं मापा जा सकता। जैसे somebody who has 2 year और 3 year ऑफ वर्क एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन ये है कि वो 2 साल का एमबीए करे, ठीक है। ऑप्शन बी है वो 1 साल का एमबीए करे। 2 साल का एमबीए थोड़ा सस्ता होता है ना, और इसकी पढ़ाई बहुत डेप्थ में जाती है। 1 साल का एमबीए इनफैक्ट महंगा होता है, और इसकी पढ़ाई ज्यादातर सुपरफिशियल होती है, ठीक है। इसलिए नहीं तो बंदा तुमको लगेगा कि हम 1 ही साल का क्यों ना करें। सी जो है, हम ना एमबीए करें, 2 साल का वर्क एक्स लेके 2 साल बाद उस सिचुएशन पे पहुंच जाए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है ना, मतलब फोर्थ ऑप्शन सी वाला क्या है? मतलब 2 साल कंटिन्यू रखें, ठीक है, मतलब जॉब को ही कंटिन्यू रखें फॉर द, मतलब एमबीए करे ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। हाँ, तो 3 अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कभी भी आप डिसीजन मेकिंग करने जाओगे ऐसे सिचुएशंस में, तो यू विल फाइंड डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ डिसीजंस। तो ऑफ कोर्स आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, या कभी कभी आपका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, विलिंगनेस होती है, या आपका एक मन होता है, उसके हिसाब से भी आप डिसीजन लेते हो। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपनी मन की बात और दिल की बात नहीं सुनो, बट लेट्स से
आपने अगर कोई एक डिसीजन लिया, जैसे आपने बोला कि मैं 1 ईयर वाला MBA का डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो इन जनरल क्या होता है कि इन दैट वे वी फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शन, हम उस पर सोचते भी नहीं है। इकोनॉमिक्स मना करता है ऐसे सोचने से। इकोनॉमिक्स बोलता है कि ठीक है आप डिसीजन फर्स्ट वाला ही लीजिए, मतलब जो भी लेना है वो लीजिए, एटलीस्ट चेक द बेनिफिट ऑफ द अदर ऑप्शंस। तो जैसे मान लो कि इसके बेनिफिट्स क्या थे, तो मैंने तुमको बोला कि बेनिफिट्स इसके थे कि इन डेप्थ MBA होगा, इन डेप्थ स्टडी होगी, है ना, कॉस्ट कम होगा, है ना, चीपर होगा, फिर इसमें प्लेसमेंट्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 1 ईयर MBA वाले में होता है उसमें प्लेसमेंट्स के थोड़े, जैसे हुआ तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो नहीं होता है, तो यू माइट गो बैक टू योर सेम प्रोफाइल मेनी ऑफ द टाइम। तो इसमें आप इसको भले ही ना, चलो ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया, दिस इज योर फर्स्ट ऑफ प्रेफरेंस, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस इसको सिलेक्ट कर लिया, बट एटलीस्ट एनालाइज द बेनिफिट बाय ऑल द अल्टरनेटिव्स, है ना। ये 2 साल का वर्क एक्स है तो आपको होगा कि ये 10% का ग्रोथ या मान लो 20% का ग्रोथ, तो इन टुगेदर ऑल टुगेदर मान लो 25% का ग्रोथ हो जाता है, प्रोफाइल का ग्रोथ हो जाता है, तो प्रॉब्ली जो हम यहाँ पे रहेंगे उससे बेटर पोजीशन पे यहाँ पे रहेंगे, ऐसा भी आपको दिख सकता है। तो ये जो बेनिफिट्स है, आई एम ट्राइंग टू चेक दिस बेनिफिट्स। तो आपने फर्स्ट तो सेलेक्ट कर लिया था, बट यू डिडंट काउंट कि विच वन इज योर सेकंड चॉइस, विच वन इज योर सेकंड थर्ड चॉइस। वो तो इकोनॉमिक्स सजेस्ट करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग सजेस्ट करता है कि ठीक है आपको डिसीजन जो लेना है लीजिएगा, वो आपका इंडिविजुअल, क्योंकि रेशनल जो है एवरीबडी कैन नॉट मेक वेरी लॉजिकल डिसीजन, वरना पूरी दुनिया एक जैसी दिखने लगती। तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी थिंक ऑन आवर ओन रेशनल, हम दूसरे का नहीं लेते, हम अपना भी सोचते हैं, है ना। और बहुत मतलब होता है ना कि हम सब ओपिनियन लेके हम खुद से भी डिसीजन लेते हैं, एंड देयर आर न्यूमरस अदर फैक्टर व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। कई बार आपको से ज्यादा पसंद नहीं, कई बार आपको फेम ज्यादा पसंद है, कई बार आपको अपना काम ज्यादा पसंद है, तो ऑन दोस स्केल्स वी टेक डिसीजन, वी डोंट ऑलवेज टेक डिसीजंस इकोनॉमिकली, है ना। बट इकोनॉमिक्स सेज कि इफ यू आर टेकिंग एनी डिसीजन व्हिच हैज मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, आपको सारे अल्टरनेटिव्स का बेनिफिट्स वो करना चाहिए, एंड यू शुड पॉइंट आउट दोस बेनिफिट्स। जैसे ये आपका अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो यू लेट्स से यू आपने इसको सेकंड प्रेफरेंस रखा और इसको थर्ड प्रेफरेंस रखा, तो इस प्रेफरेंस का सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव के जितने भी बेनिफिट्स हैं, दीज आर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मतलब while selecting this you must remember what you were going to miss which you could have get when अगर आपको सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव का डिसीजन लेते हैं। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है जिससे हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस पे डिसीजन मेकिंग करना। आपको एटलीस्ट नाम याद रखना चाहिए सबका। उसके बाद दूसरा जो डिसीजन मेकिंग का वो क्राइटेरिया होता है, उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव बेस। अब इसके पीछे ना एक बहुत अच्छी कहानी है ना, इट्स नॉट माई स्टोरी, है ना, मैंने भी कहीं पढ़ा ही था, देखा ही था, बट वो बहुत अच्छे से इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे उन्होंने बोला कि लेट्स से अ पर्सन, ठीक है, ये क्लासरूम होता तो तुम लोग को थोड़ा अच्छे से दिखाया जाता कि हाउ एक्चुअली पीपल बिहेव ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो जैसे मान लो कि आप किसी पार्क में जा रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल कोई नहीं है, मतलब यू आर ऑल अलोन इन द पार्क, है ना, मतलब कोई है भी तो बहुत दूर है, इज नॉट ये वॉचिंग यू आउट की क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और वॉक करते करते आपको मैदान पे, है ना, 100 रुपए की वो मिली, मतलब कैश दिखा नीचे में, तो आप क्या करोगे उसको? टेल मी। रख लूंगा। लेंगे सर, उठा लेंगे। उठा लोगे, है ना, कॉन्फिडेंटली उठा लोगे, क्यों बर्बाद हो, लक्ष्मी माँ है, उनको ऐसे भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, खराब ही हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसको उठा लोगे। चलो नेक्स्ट सिचुएशन भी रियलाइज करो कि एकदम फेयरली, मतलब तुम लोग को सोचना है और बोलना है, या मतलब बोलना भी नहीं है तो अपने दिमाग में बात रखनी है कि व्हाट यू विल बी डूइंग, है ना। हो सकता है वन ऑफ यू, है ना, आउट ऑफ 18 पीपल वन ऑफ यू माइट बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकर, तो वो कुछ अलग सोच सकता है, बट मोस्टली पीपल थिंक इन अ सेम वे। तो जैसे मान लो कि अब सेम पर्सन, हाँ
ऐसा हुआ भी है, मतलब पास पास में नहीं हुआ भी है कि पड़े हुए पैसे मिले हैं कई बार, मतलब बहुत, मतलब ये फ्रिक्वेंटली अभी नहीं, ऐसा 10-20। अच्छा तो आगे तो सुनो, पहले रुको तो, मुझे मैं पहले हम्म खत्म कर दूं ये कहानी। फिर अगर आप फिर चल रहे हो, इस बार आपको 2000 का नोट दिखा, तो इस बार भी आप उठा लोगे ऑफ कोर्स, है ना? Yes. बट जो पूरा उठाने का प्रोसेस है ना, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द 100 रुपीज नोट। जैसे 100 रुपीज नोट वाले में मैं जैसा बता रहा हूँ, सुनना और बताना है कि ऐसा होगा कि नहीं। 100 रुपीज वाले नोट में हम क्वाइट कॉन्फिडेंट होते हैं कि चलो ठीक है उठा लो, है ना? 2000 रुपए वाले नोट में आप सोचते कि ये नकली तो नहीं है, सोचते ना, थोड़ा रुकते, ध्यान से देखते कि कहीं ये कैच तो नहीं है। तो पूरा जो उठाने का प्रोसेस है, द टोटल जेस्चर दैट हैज बीन मतलब अप्लाइड टू पिक अप द मनी, वो चेंज हो जाता है। जैसे 2000 का नोट है तो हम एक बार को सोचते कि कोई मतलब कैच तो नहीं है, नकली तो नहीं है ना? तो इस तरह से हम सोच के उसको देर से उठाते, लेकिन उठाते जरूर। अब बताओ, इसमें गलत बोला मैंने? No, no, sir. नो सर। ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन देखो कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन द सेम पाथ, है ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, पिछला दो वाले को बिल्कुल भूल जाओ, and all of a sudden you found a complete pack of 2000 rupees note। इस बार क्या होता आपका? इस बार आप बिल्कुल ही अपने आप को लकी नहीं मान सकते हो। आप बिल्कुल ही सोचते कि जरूर कोई कैच होगा। आप आसपास देखते कि कोई ना कोई प्रैंक कर रहा है ना? या फिर आपको लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये पैसा एक बार को जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये पैसा है एंड आई कैन टेक इट अप, तो आप हो सकता है कि उसको उठाने के लिए ना, आप ऐसे नहीं उठाते कि उठा लिया, आप देखते कि ऐसे कुछ रुमाल गिरा के या फिर पैर में खुजली करने के स्टाइल से आप नीचे झुक के उसको उठाते कि कोई ऐसा आदमी देखे ना, सो दैट नोबडी शुड क्लेम ऑन दैट मनी, है ना, क्योंकि आपको मिला है। ऐसा होता कि नहीं? Yes, sir. यस सर। शायद नहीं उठाते ये वाला। हाँ चलो ठीक है, मैंने बताया ना कि वन ऑफ यू और फ्यू ऑफ यू माइट बी, है ना, बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, नहीं उठाती तब भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ काम हो गया, मतलब इवन नहीं उठाना भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन हो गया, है कि नहीं? तो बेसिकली देखो, हुआ क्या कि इंसेंटिव्स चेंज हो जाने की वजह से आपके जेस्चर में चेंज आ गया। इनफैक्ट यहाँ पे तो आप उठा भी रहे थे शेफाली, तो ये वाला उठाती भी नहीं। तो ये बिग डिसीजन चेंज है कि नहीं? यस सर। तो अब इंसेंटिव वाला जो डिसीजन है, ये बेसिकली हम ऐसे अप्लाई करते हैं जब हमें दूसरों से कुछ कराना होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारी मम्मी है, उन्होंने मिठाई का डब्बा रख दिया कहीं पे, बोला कि अगर कोई निकाला तो हम थप्पड़ मारेंगे, है ना? तो थप्पड़ जो है इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव उसको नहीं बोलेंगे, वो नेगेटिव इंसेंटिव है ना? बट समझो कि उसको भी इंसेंटिव मानो कि उसको एलोकेट कर दिया गया कि 1 मिठाई का मतलब 1 थप्पड़ आपको पड़ना है। अब जो बच्चा है वो मिठाई का डब्बा देखेगा, फिर वो उसका इंसेंटिव देखेगा। अगर वो थप्पड़ से डरता है या उसको आदत नहीं है थप्पड़ खाने की, तो वो कभी डिसीजन नहीं लेगा मिठाई लेने का। लेकिन अगर वो आदी हो चुका है थप्पड़ खाने का, या फिर उसको लगता है ठीक है हम झेल लेंगे एक थप्पड़, तो वो मिठाई ले लेगा। मेरा पॉइंट ये है कि मेनी ऑफ द टाइम वी डू समथिंग और वी डोंट डू समथिंग बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव दैट हैज बीन डिफाइंड देयर। आप सीपी पे जाओ, मास्क लगा रहे हो, ठीक है, मास्क क्यों लगा रहे हो? जैसे इसमें एक एक ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि गवर्नमेंट वांट्स कि लोग जो है मास्क लगाएं। देखो ये एक इसी तरह का फेलियर का एग्जांपल है, एंड पीपल वेर नॉट लिसनिंग। तो गवर्नमेंट ने बोला इस पे एक इंसेंटिव डिसाइड करो, उन्होंने कर दिया 2000 रुपए का फाइन, ठीक है। अब टेल मी व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर यूजिंग मास्क बिकॉज ऑफ कोरोना? बहुत कम। मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग मास्क बिकॉज ऑफ कि उसको 2000 रुपीज का फाइन ना मिले। अब इसमें फिर मत एक दो, जैसे तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो तो तुम लोग तो कोरोना से भी सेंसिटिव हो गए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मास, है ना, जो लोग घूमते हैं शहर में। तो यस तुम सर। देखोगे कि अब जिस जगह पे, जैसे मान लो कि चांदनी चौक पे पुलिस वाले नहीं घूम रहे ज्यादा, वहां पे 90% लोग जो है
वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, बट सीपी में 2000 रुपए का फाइन है, सो वहां पे ऑलमोस्ट 100% लोग मास्क लगा रहे हैं। तो ये एक जो इंसेंटिव का अप्रोच है, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग का अप्रोच है, ये इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच कहलाएगा, ठीक है। तो इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच जो है, कई बार इट माइट नॉट गेट एज सक्सेसफुल एज यू थिंक, क्योंकि इस केस में जो फाइन लगाया गया ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जहां भीड़ वाला एरिया है ना, जहाँ पे पोटेंशियल एरियाज है, वहां पे तो आप फिर भी फाइन नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि जहाँ पे गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, या फिर जहाँ पे लेबर, जैसे सराय काले खां चले जाओ, जहाँ पे लेबर क्लास के लोग जहाँ इकट्ठा रहते हैं, वहाँ पुलिस वाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी आदमी के पास 2000 रुपया क्या 200 रुपया नहीं होगा फाइन देने के लिए। तो उस जगह पे जहाँ पे फैल सकता था, वो तो पोटेंशियल अभी भी रह गया। तो गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन बेस्ड ऑन इंसेंटिव व्हिच वाज अ फेलियर डिसीजन। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? यस सर। तो अब इसके कई कहानी है, मतलब कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जिसमें आपको बताया जा सकता है कि इंसेंटिव्स कैन बी अ वेरी गुड टूल टू मेक सम चेंजेस इन सोसाइटी और इन एनी पर्सन्स बिहेवियर जहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो। अब जैसे मान लो कि अब थोड़ा सा तुम लोग चालाक हो जाओ ना इस क्लास को सुन के, तो अगले दिन तुम अपने आसपास जैसे छोटे भाई बहन को भी डील करने का ना तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा तरीका दिखेगा। तो जस्ट डिसाइड कि जो काम तुम उससे कराना चाहते हो, what kind of incentive you can provide। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिगरेट के कंजम्पशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है ना, ये सोच के कि अगर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे तो सिगरेट का कंजम्पशन कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द इंसेंटिव दैट पीपल हैव टू पे। बट होता तो नहीं है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप मतलब मान लो गवर्नमेंट कहीं से, मतलब सिगरेट की कंपनी को, नो ऑफेंस टू सिगरेट कंपनी, नो ऑफेंस टू एनी अदर थिंग, अगर आप कहीं से पता चल जाओ कि सिगरेट का पैसा जो है सिगरेट का पैसा जो है टेररिज्म को सपोर्ट करने में यूज होता है ना, तो आप सिगरेट की प्राइस कम भी कर दोगे ना, तब भी उसका सेल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज मॉनेटरी incentive, but there are other kind of incentives that you can also create to get some result, है ना। तो कई बार आप जब इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच लेते हो डिसीजन मेकिंग का, तो वो गलत अप्रोच भी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, मतलब एक तुम्हें एक किताब का नाम बता दे रहा हूँ, कभी मौका मिले तो पढ़ना, फ्रीकोनॉमिक्स। उसमें इस पे इन्होंने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सेज, उसी में एक स्टोरी है कि एक क्रेच हाउस होता है। क्रेच जानते हो? क्रेच सब लोग जानते हो क्रेच क्या होता है? बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो क्रेच हाउस में बच्चे को रख के पेरेंट्स जो है वो ऑफिस चले जाते हैं, फिर वापस आके वहां से बच्चे को उठा के घर चले जाते हैं। तो क्रेच हाउस ने रियलाइज किया कि उनके ऑफिस का टाइमिंग जो क्लोज होता है 6 PM तक, बट डेली लोग लेट होते हैं और 7 PM तक लेट होते हैं, जिससे कि क्रेच को प्रॉब्लम हो रही है। स्टाफ को वहाँ उतने देर तक बैठाना पड़ता है एंड ऑपरेशंस को 1 घंटा एक्सटेंड करना पड़ता है। एंड क्रेच हाउस वांट्स टू डिक्रीज दिस डिले टाइम, और चाहते हैं कि वो लोग डिले ना करें। तो डिले ना करने के लिए सबसे आसान उपाय किसी को क्या दिखता है कि आप फाइन लगा दो। यही करते हो ना आप, जनरली फाइन लगाते हो, बोलो तो। यस सर। कॉमन माइंड सेज दिस ओनली, है ना, एंड दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तुमको समझना। कॉमन माइंड सेज की फाइन लगा दो, उन्होंने कर दिया कि $10 या $20 जो भी है, कि 1 घंटे पे हम उसका फाइन लगाएंगे। हुआ क्या, एज द रिजल्ट ऑफ, देखो ये इंसेंटिव आपने क्रिएट किया, आपने डिसीजन मेकिंग लिया टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर्स। चेंज हुआ बिहेवियर, कैसा चेंज हुआ? नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स बहुत कम हो गए, बट टाइम ऑफ डिले बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो लेट हो रहा था वो बोल रहा था ठीक है $20 फाइन लेगा ना, कर दो, पूरा 1 घंटे का लेट कर दो। तो जो 6:30 तक भी आ सकता था वो 7 o'clock आने लगा। जो 7 o'clock के बाद भी लोग 8 o'clock तक भी आने लगे कि चलो $20 और दे देंगे, 2 घंटा वहां पे रहेगा। नाउ सिंस नंबर ऑफ डिफॉल्टर हैज बीन रिड्यूस्ड, बट ऑफिस टाइम तो बढ़ ही गया, जो प्रॉब्लम थी वो रही गई।
ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो अब नेक्स्ट अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज आल्सो वेरी मतलब इकोनॉमिक बेस्ड अप्रोच, कि आप इसमें कोई भी डिसीजन लेते हो तो पहले यू जस्ट ओपन ऑल द डेटास, जितना भी डेटा आपके पास हो सकते हो सबको रीड करते हो, रिलेट करने की कोशिश करते हो, है ना, कोरिलेशन रिलेट करते हो। तो ये ऐसे कॉर्पोरेट डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस में हम इसको यूज करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हम रखते हैं, सारा डेटा रखते हैं, तो ये भी एक तरीका है जिसको केस स्टडीज में या गवर्नमेंट के डिसीजंस में या फिर बिजनेस डिसीजंस में हम इसको यूज करते हैं। तो इसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक अप्रोच है प्रोबेबिलिटी बेस्ड, है ना, इसको इकोनॉमिक, अच्छा इस डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एक तो में और हो गया, एक इकोनॉमिक अप्रोच भी होता है। इकोनॉमिक अप्रोच डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का एक तरह से पार्ट ही है। इकोनॉमिक अप्रोच बोलता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ डिसीजंस, जो हाई रिस्क टेकिंग होता है, एक लो रिस्क टेकिंग होता है। तो इकोनॉमिक अप्रोच इज लो रिस्क टेकिंग डिसीजन, जिसमें आप हमेशा कम खर्च करना चाहते हो या कम इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इकोनॉमिक अप्रोच बेसिकली आप हर जगह पे लीस्ट ऑफ द कंजम्पशन वो पे रहते हो, लिस्ट ऑफ द स्पेंडिंग उस पे रहते हो। तो हर चीज में इकोनॉमिक, जैसे आपको कहीं जाना है तो आपके पास 4 सवारी है, तो यू डोंट सी द लग्जरी ऑफ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ पैसेंजर या जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यू जस्ट सी विच वन इज द which one will cost you lowest। तो ये इकोनॉमिक अप्रोच है। तो प्रोबेबिलिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी कई बार हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो इसको एग्जांपल से समझाया जाए कि आपके घर पे हाउस पार्टी हुई है और आपके दोस्त वो सब पी रखे हैं एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स लिव 2 किलोमीटर अवे, ठीक है, और वो कार लेके आया हुआ है। तो अब वो ड्रंक है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो जाने लगता है, बोलता है इफ आई एम लिविंग होम, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि कार से मत जाओ। ऐसा हम सजेस्ट करते हैं ना, बताओ। Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक कि भाई इतना पिया हुआ है कार कैसे चलाएगा, है ना, लड़ जाएगा। तो आप बोलते हो अगर जाना ही है तो पैदल चल जाओ, कार से मत जाओ। तो अब आपने ये डिसीजन तो ले लिया, बट अगर आप इसको डेप्थ में देखोगे पुराने रिकॉर्ड, तो वो जो टाइमिंग ऑफ ऑन रोड है वो पैदल रोड पे ज्यादा टाइम रहेगा और कार से बहुत कम टाइम रहेगा। फिर पुराने डेटा को अगर देखा जाए तो ये देखा जाए कि जो लोग ड्रंक वॉक करते हैं उनके एक्सीडेंट का नंबर ज्यादा है ड्रंक ड्राइव से। ठीक है, तो ये पुराने जो ये जो आपका डेटा है ये आपको नई प्रोबेबिलिटी सजेस्ट करता है, विच इज कि if your friend is trying to go, let him go by car, not on foot। तो ये प्रोबेबिलिटी की स्टडी करके प्रोबेबिलिटी को समझते हुए आप डिसीजन लेते हो। सिमिलरली मतलब एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कोई लॉटरी है, मतलब कोई बड़ी लॉटरी है, आप घर से 2 किलोमीटर चल के लॉटरी लेने जाते हो, तो आपके इस 2 किलोमीटर में एक्सीडेंट होने के मरने की चांसेस ज्यादा होती हैं आपके लॉटरी विन करने से मेनी ऑफ द टाइम, बट वी स्टिल गो फॉर द लॉटरी। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को रीड करके प्रोबेबिलिटी को समझते हुए भी हमें डिसीजन लेता है, और ये ऐसे जगह पे ऐसे डिसीजन लेते हैं जहां पे हमारा एंड रिजल्ट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, एंड देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच माइट एक्ट। ठीक है, और एक और तरीका होता है डिसीजन मेकिंग का व्हिच इज गेम थ्योरी बेस्ड। ये भी मैं तुम्हें बहुत सिंपल में बता देता हूं। मैं इसमें एक एग्जांपल तुमको बताते हैं, प्रिजनर्स डिलेमा। अब तुम बोलोगे एक ध्यान रखना कि ये सारी चीजें बताई जा रही है, इसको दिमाग में रखना, ये लेक्चर दोबारा देख लेना। एटलीस्ट जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा डिफरेंटली काम करेगा, अगर अभी जो तुम कर रहे थे उससे अलग तरीके से काम करेगा। प्रिजनर्स डिलेमा सेज कि जैसे मान लो कि 2 चोर है, ठीक है, एक चोरी हुई है ना, देयर हैज बीन अ थेफ्ट और मर्डर, जो भी चोरी हुई है। 2 संदिग्ध अपराधी हैं जिन्होंने चोरी साथ में मिलकर किया है, और दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, एंड दे हैव बीन केप्ट इन अनदर डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में रखा गया।
नाउ द पॉइंट इज कि देयर आर कंडीशंस कि अगर ए एक्सेप्ट कर लेता है और बी भी एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों को मान लो कि 2 साल की सजा मिलेगी। ए रिजेक्ट करता है, बी भी रिजेक्ट करता है, तो दोनों को 0 ईयर का सजा मिलेगा। ठीक है, ए एक्सेप्ट रिजेक्ट करता है, बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो बी को तो 2 साल का सजा मिलेगा, लेकिन सिंस ए ने एक और पाप कर दिया छिपाने का, तो उसकी सजा जो हो जाएगी वो 4 साल की हो जाएगी। और अगर ए एक्सेप्ट करता है, बी रिजेक्ट करता है, तो अगेन ए की सजा जो होगी वो 2 साल की रहेगी और बी वाली जो है वो 4 साल की हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ये कंडीशन क्या हुआ? बोलो भाई। यस सर। बहुत सिंपल Yes, सा sir. चीज है। तो Yes, sir. ऐसे सिचुएशंस में जहां पे आपका कोई भी डिसीजन आपको डायरेक्टली रिजल्ट नहीं देता है, आपका डिसीजन मतलब एक ऐसा समझो कि आपका डिसीजन योर डिसीजन इंटरेक्ट विथ समवन एल्स डिसीजंस। ऐसा नहीं है कि आपका डिसीजन है तो आप जैसे मान लो कि खाना का क्या है कि आप 2 रोटी खाना है तो 2 रोटी खाओगे, आपने डिसीजन लिया अपने लिए, खत्म हो गया। लेकिन मान लो कि एक दुकान आपने खोला है ना एक मार्केट में, और मान लो उसमें 100 लोग हैं और आपने दुकान और एक और दुकान है, तो आप एक प्रोडक्ट लाके आप ये सोचो कि मेरा प्रोडक्ट 100 लोग के 100 लोग खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि सामने वाला दुकान भी वो प्रोडक्ट लाता है कि नहीं। तो योर डिसीजन कैन नॉट डायरेक्टली गिव यू आउटपुट बाय इटसेल्फ, ये इंटरेक्ट करता है, आपकी स्ट्रेटजी सामने वाले की स्ट्रेटजी से इंटरेक्ट करती है। तो ये सेम केस है, आप 1 ले रहे थे तो ऐसा नहीं है कि 1 में आपको एक ही सजा मिलेगा, 1 में आपको 2 साल भी मिल रहा है और 1 में आपको मतलब 2 साल भी मिल रहा है ऑफ कोर्स। तो इस केस में जैसे मान लो कि इस केस में बेस्ट डिसीजन क्या होगा, दोनों को अलग अलग अगर तुम्हें सजेस्ट करना हो तो क्या सजेस्ट करोगे? चुप रहो। हा? नहीं मतलब वो तो तुम बता दोगे ना कि सामने वाला भी चुप रहेगा। लेट से सामने वाले को पहले वाले का कोई आइडिया नहीं है, दोनों 2 अलग अलग सेल में है। एडमिट करेंगे तो दोनों को 2 साल की ही मिल जाएगी। हाँ, तो क्योंकि वो रिस्क है ना कि अगर आप चुप रहे, सामने वाले ने बता दिया है ना, तो आपको तो ज्यादा हो जाएगा पनिशमेंट। सर दोनों अपना रैशनल बेटर डिसीजन है कि लेंगे और दोनों बोलेंगे कि बता दें। हाँ, दोनों रेशनल। ये एक सिंपलेस्ट गेम थ्योरी का सिचुएशन है, बट बेसिकली द की पॉइंट ऑफ गेम थ्योरी इज कि आपका डिसीजन या आपकी स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द आउटपुट्स बाय इटसेल्फ। आपका डिसीजन सामने वाले के डिसीजन से इंटरेक्ट करेगा मतलब जो भी वो है जिस भी सिचुएशन में इंटरेक्ट करे, और फिर आपका एक आउटपुट निकलेगा। तो आपको सामने वाले के जैसे आपको पता है कि मेरे पास 4 डिसीजन के वो है, D1 D2 D3 D4, सामने वाले भी 4 डिसीजन है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप D1 लेते हैं, सामने वाला D1 लेता है तो क्या आउटपुट होगा, आप D1 लेते हैं सामने वाला D2 लेता है तो क्या आउटपुट होगा, आप D1 लेते हैं सामने वाला D3 लेता है तो क्या आउटपुट होगा, आप D1 लेते हैं सामने वाला D4 लेता है तो क्या आउटपुट होगा। सबके साथ अलग अलग आउटपुट है। आप D2 लेते हो फिर ऐसे। तो इस सारे डिसीजंस के इंटरेक्शंस को यूटिलाइज करके मतलब कैलकुलेट करके यू मेक द मोस्ट रेशनल डिसीजन हियर। ठीक है, ये गेम थ्योरी बेस्ड डिसीजन मेकिंग है। आगे बात समझ में हम लोग को? Yes, सर ये sir. नाश इक्विलिब्रियम का ही है ना कॉन्सेप्ट? हाँ, नाश इक्विलिब्रियम का फंक्शन नहीं है, नाश इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट स्टेज। जैसे अगर मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ, मैं कभी नाश इक्विलिब्रियम कोई पूछ दिया तो क्या बताओगे, ये बता देना। बहुत सिंपल मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जैसे मान लो कि वो तुम लोग वो सी बीच बॉम्बे वाले तो सब जानते ही होंगे, मतलब किसी भी मैदान में मान लो कि बहुत सारे लोग आते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, और एक छोले वाले का दुकान यहाँ पे और एक छोले वाले का दुकान यहाँ पे, विदाउट एनी प्रेफरेंस। मतलब पीपल हु कम टू विजिट हियर दे डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस फॉर द छोला वाला। तो क्या होगा कि आधे से इधर वाले कस्टमर इधर चले जाएंगे, आधे से इधर वाले कस्टमर इधर चले जाएंगे, एंड दे विल गेट 50-50 ऑफ द कस्टमर। तो ये एक सिचुएशन है। अब ये छोला वाला सोचता है कि लेट बी थोड़ा लिटिल स्मार्ट, इसने अपने दुकान को शिफ्ट कर दिया इधर में।
तो इधर में क्या हो गया कि अब ये अगर यहीं पे रह रहा है, ये यहाँ पे है, तो अब इसके आधे का इधर इसको मिलेगा और इसके आधे का इधर मिलेगा और इस साइड वाला भी इसी को मिलेगा। तो फिर सामने वाला छोला वाला देखा कि भाई इसने आगे बढ़ गया, तो वो भी आगे बढ़ गया, वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो उसने अब इसके आधे का इधर और इसके इधर का पूरा मिलेगा। तो इस तरह से दोनों ही आगे आगे बढ़ते चले गए एंड देयर विल बी अ पॉइंट जब दोनों ही मिडिल पॉइंट पे होंगे। अब तुम किसी को भी किसी भी साइड घसकाओ, मतलब अगर अगर ये दोनों छोले वाले अगर किसी भी साइड जाएंगे तो उनका नुकसान होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। अगर अगर आप इस साइड चले आए तो बेसिकली आप ये यहाँ से आधे यहीं से तो मिलेगा ना, इधर वाला तो सारा इसको मिलने लगेगा। तो ये जो सिचुएशन है सेंटर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग नैश इक्विलिब्रिया। तो नैश इक्विलिब्रिया को वर्ड में अगर तुम्हें बताना हो तो ऐसे बताओगे कि अ पॉइंट इन अ गेम वेयर any strategy is not going to give you more output। ठीक है, तुम लोगों ने देखा ए ब्यूटीफुल माइंड, देखा तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। नहीं देखा तो देखना चाहिए, देखो अच्छी पिक्चर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट समझा था। हाँ, उसमें तो और भी कंसेप्ट्स है, दो चार अच्छे अच्छे समझा रहे। तो ये मैं स्टॉप कर दूं।